नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एकदम तरोताज़ा एपिसोड चर्चा द ट्रुथ का। और हमारे साथ आज एक बेहद ख़ास मेहमान जुड़ चुकी हैं। पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार है आलिया शाह। आलिया शाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ में। जी बहुत शुक्रिया नेहा शुक्ला, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया, थैंक्स अ लॉट। आलिया मैम, आप जर्नलिस्ट होने के साथ साथ एक लेखिका भी हैं और यूट्यूब पे एक बेहद पॉपुलर चैनल भी चलाती हैं, आलिया शाह ऑफिशियल के नाम से। आपके वीडियोस मैं भी देखती रहती हूँ कि पाकिस्तान में किस तरह से हलचलें होती है अलग अलग विषयों पर। लेकिन मैं शुरुआत करूँगी उस हलचल से जो कि हाल ही में जावेद अख्तर साहब गए थे पाकिस्तान, और वहाँ उन्होंने कह दिया था मंच से कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं वो सरेआम घूमते हैं और इसका गिला अगर हिंदुस्तानियों के दिल में है तो इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है। आप इस एपिसोड को कैसे देखती हैं, और उसके बाद पोस्ट जावेद अख्तर कमेंट वहाँ किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपने देखी? जी नेहा, ये आपने उस टॉपिक को छेड़ दिया, किस कहते हैं ना कि दुखती रंग, वो उसको छेड़ दिया आपने। इसकी वजह ये है कि जावेद अख्तर साहब मेरे मुताबिक तो बड़ी मुश्किल से वो पाकिस्तान तशरीफ लाए, और ये इस हवाले से बहुत एक फॉर्चुनेट इवेंट या मोमेंट था कि जब दो हमसायों के बीच हालात बहुत खराब हो, किसी तरीके से कोई विंडो कोई डोर ओपन ना हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को पहल करनी चाहिए। ये बहुत ही एक अच्छी बात थी, बहुत कमाल की बात थी वहां से जावेद अख्तर साहब यहाँ तशरीफ लाए, क्योंकि यहाँ पर फैज इंटरनेशनल जो एक फेस्टिवल होता है जी तो हमेशा ही आया करते, लेकिन इस मरतबा क्योंकि हालात खराब थे इस वजह से सोचा जा रहा था कि पता नहीं कोई आएगा या नहीं आएगा। फिर उनकी एक वीडियो आप जानती हैं वायरल हुई, जो कि अली जफर साहब जो है उन्होंने अपने घर पे उनको इनवाइट किया, वो एक इवनिंग थी, म्यूजिकल इवनिंग। अच्छा, उसके बाद उससे पहले क्योंकि वो आपके उस गैदरिंग में वो बोल चुके थे जो आपने कहा तो उस वैसे तो वो सब हमारे हम तक वीडियो पहुंची और ऐसा उसके ऊपर कोई बैकलैश नहीं आया, लेकिन फिर हमने देखा कि कुछ घंटों के बाद अब से फिर ये स्टार्ट हो गया यहाँ पर कि ये वो क्या है, तो जी ये तो घर आके ये क्या कहे। अच्छा, अब इसके ऊपर देखें, जहां तक ये बात हो गई कि तो उन्होंने जो कुछ कहा, तो उस वक्त तो वहां पर बैठे हुए लोगों ने उसको सुना भी, बड़े तहम्मुल से सुना, उसको बर्दाश्त किया। जावेद अख्तर साहब एक प्रोग्राम में ये कह रहे थे, इसके बाद भी उसके ऊपर बात की, तो उन्होंने कहा कि वहां पर बैठे हुए लोगों ने क्लैप किया है, तो जहां से कहा गया कि इस बात पर क्लैप नहीं, जो भी है जो भी। देखिए, हमारे हमारा जो पास्ट है दोनों कंट्रीज का, वो इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि हम जानते हैं कि बहुत कुछ हुआ है। तो हमारे यहाँ पर एक बड़ा तबका ऐसा है कि जो एक्सेप्ट भी करता है और कहता है कि जो गलतियां हुई हैं, जो हमारा एक जिंगोइस्टिक किस्म का एक डायरेक्ट रहा है, उस सब उसको मानते हैं, कहते हैं कि अमन की तरफ बढ़ना है। जी तो जावेद का ये कहना यहाँ पर आकर, तो मेरा ख्याल है कि उनको यहाँ पर जो हुआ सो हुआ, लेकिन आपकी तरफ इंडिया में उनको बड़ी पजीरा है। हमने देखा कि बल्कि उन्होंने उसके बाद कहा कि जब मैं इंडिया हुआ तो मुझे लगा है कि मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर जीत गया। तो चले होता है इस तरह उदास करते हुए सर्दियों की शाम। जी लेकिन कहीं ना कहीं जावेद अख्तर साहब ने जो बातें कही कि आखिर क्या वजह रही कि पाकिस्तान में लता मंगेशकर और ऐसे और भी उम्दा जो गायक थे भारत के, उनको कभी इनविटेशन या फिर उन्हें वहाँ पर बुलाकर कभी उस लेवल का सम्मान नहीं मिला जो कि हम यहाँ पर पाकिस्तान के जो कलाकार हैं उनको भारत में काफ़ी जो है इस तरह का सम्मान दिया जा चुका है। जी देखिए, इसमें ये है कि हमारा जो आर्ट है, जो कल्चर है, और जो हमारा खासतौर पर परफॉर्मिंग आर्ट है, वो तो आप जानती हैं कि जिया दौर के बाद, डिक्टेटरशिप के बाद वो बिल्कुल खत्म हो गया था। हमारी तरफ तो अभी भी आर्ट, म्यूजिक, सिंगिंग, ड्रामा, इस सब को एक खास वर्ड दिया जाता है, जो अच्छा वर्ड नहीं है, बैड वर्ड, यानी यहाँ पर इसको एक्सेप्टेंस इसकी नहीं है। दूसरी जानिब आप देखते हैं कि आपकी तरफ तो आर्ट की पूजा की जाती है, और यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में, जो अब बल्कि हॉलीवुड से भी आगे, प्रॉब्लम ये है, तो ये कि यहाँ पर समझ नहीं आती। एक तो ये कि यहाँ पर बहुत सी ऐसा हमारा पास रहा जिसमें अभी डिक्टेटरशिप रही, तो उसी के साथ इस्लामाइजेशन भी बहुत है, और उस बिना पर इस्लामिस्ट अभी भी, क्योंकि मैं देखती थी कि कुछ एक और खबर आ रही थी कि जनाब स्कूल कॉलेजेस में जो हिजाब पहनने की जगह पर पाबंदी की जा रही है, उस पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन इस तरह का सिलसिला चलता रहता है। आप सोचिए, जिस मुल्क में इस टाइप का कल्चर अभी है, उसमें हो रहा पर आर्ट कैसे हो, एक तरफ तो ये बात, तीसरा एक और,
ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे यहाँ के बहुत से ऐसे आर्टिस्ट, थिंकर्स जिन्होंने वहां पर जाकर नाम कमाया, और उसमें आप देखिए कि इंडिया में उनको इतनी पजीराई मिली, उनको इस तरीके से आसमान पर उठाकर किया कि बहुत से ऐसे भी थे कि जिनका यहाँ पे नाम नहीं बना था, उन्होंने वहां पर जाकर नाम बनाया। क्योंकि ऐसा भी होता है जिनको हम यहाँ पर पहचान ना पाए, जब वहां पर इंडिया में उनके आर्ट को पहचाना गया तो हम देखते हाँ हाँ भाई वाह भाई हमारा बड़ा जबरदस्त, और फिर हमने उनको अडॉप्ट कर लिया। ऐसा भी होता था। तो मैं तो इस बात को एक्सेप्ट कर, आपने जो बात की मैं उसको एक्सेप्ट करूँ। यहाँ पर हमने कभी उनके आर्टिस्टों को लाना, लता मंगेशकर से लेकर किशोर जनरेशन इसके ऊपर बड़ी बॉलीवुड और वहाँ के म्यूजिक को सुनते हुए और फिल्मों को देख, लेकिन बावजूद हमारी एक्सेप्टेंस की हिम्मत नहीं होती, हम ये कहेंगे हाँ जी हम उनसे मुतासिर हैं, वो बहुत जबरदस्त बनाते हैं। पर है आप कई बच्चों की लता मंगेशकर साहिबा या जो अभी आपने बात की और दूसरे लोग, हम यहाँ पर वो मुकाम नहीं दे सकते। जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं आलिया, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो आपसे जाननी है मुझे पाकिस्तान के बारे में, तो उन बातों पर आपका भी देखेंगे कि क्या रुख रहने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद फ़ौरन मिलते हैं। आलिया शाह पाकिस्तान से जुड़ी हैं, उनसे समझेंगे कि पाकिस्तान में फ़िलहाल जो हालात चल रहे हैं और भारत पाकिस्तान के जो संबंध हैं उनके बारे में वो क्या कहना चाहती हैं चर्चा द ट्रुथ के इस मंच पर। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ, और आज चर्चा में एक बेहद ही खास मेहमान पाकिस्तान से जुड़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और राइटर भी हैं आलिया शाह। एक पॉपुलर यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं, काफ़ी ज़्यादा मशहूर होते हैं उनके वीडियोज़ वहाँ पर। आलिया, भारत और पाकिस्तान कभी एक ही हुआ करते थे और उसके बाद बंटवारे का जो ज़ख्म मिला और दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन हमारा रहन सहन, खान पान और बोल चाल सब कुछ इतना सामान्य है और इसके बावजूद इतनी कड़वाहट, इतना लंबा वक्त गुजर चुका है, लेकिन ये कड़वाहट कम होने के बजाय बढ़ती ही जाती है हर गुजरते साल के साथ। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा कसूरवार कौन है? देखिए मसला ये है कि इसमें ये हमारा इतना कुछ हो चुका है पास्ट में। देखिए ना कितनी जंगें हमने लड़ ली और फिर भी हमारा ये कोई, हम इसके ऊपर नहीं आते कि हम पीस की तरफ बढ़े। हम इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? अगर हम ये ढूंढने निकलेंगे तो हम किस किस को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये आवाम तो नहीं कर सकती ना। आवाम जो ये आम इंसान है, जो लोग हैं, देखिए अब जैसे जब हम बात करते हैं कि अगर इंडिया से आप प्याज मंगवाते हैं दुबई के जरिए कराची में और फिर उसके बाद वो लाहौर और दूसरी जगहों पर पहुंचता है, तो आप ये क्यों नहीं कर लेते कि आप लाहौर और वाघा के बीच जो बॉर्डर है उसको ओपन करें, यानी ये कि ट्रेड स्टार्ट करें। अब ट्रेड स्टार्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। आप इतनी जब मुश्किल हालात में हो, आपकी जो है वो दिवालिया निकलने वाला हो, लोगों तक जो फूड ना पहुंच रहा हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके वो नेबर्स जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, आप जरूर उनकी मदद लें। मदद क्या लें? चलें, अगर आपको इतना है तो मदद ना लें, आप कम से कम ट्रेड तो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं होता। यानी अगर हमने 75 ईयर्स में अपने रिलेशन यहाँ तक भी सही नहीं किए कि हम एक दूसरे के साथ ट्रेड जारी रखें, तो फिर हम और क्या करेंगे? आप देखिए कि जो दूसरे कंट्रीज हैं वो उनके जितने मर्जी कॉन्फ्लिक्ट्स हों, वो आप चीन के बारे में कह रहे हैं, चीन का जिक्र करना चाहिए। चीन का जिक्र करना चाहेंगे जी। चाइना आप देख लीजिए, चाइना के इंडिया के साथ जो रिलेशन है, इसके बावजूद उनकी ट्रेड कितनी बड़ी है। अमेरिका और चाइना के बीच जो इस वक्त चल रहा है, उसके बावजूद आप उनकी ट्रेड देखिए। फिर ये कि ताइवान और चाइना, फिर अमेरिका और दूसरे कंट्रीज है, रशिया, यानी सब एक दूसरे के अगर दुश्मन भी बने हुए हैं, नजर ऐसा ही आता है। इतना कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने जो बेनिफिट है उसको नहीं छोड़ते। हम ऐसा नहीं सोचते। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते? इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो सोच पाई जाती है वो अभी तक हम नहीं बदल पाए। आपने जो है वो एक, और फिर ये भी कि यहाँ की पॉलिसीज जो बनती हैं उसमें बहुत से एलिमेंट्स हैं, बहुत से एंगल्स हैं कि देखिए जो फॉरेन पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट्स को ये शिकायत रहती है कि हम तो बनाते नहीं है, और खासतौर पर जब इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिसी की बात आती है, रिलेशंस की बात आती है, तो वो कहते हैं कि इसमें तो सिर्फ हमारा हाथ तो नहीं हो सकता। जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट इसमें जब तक उनकी तरफ से नहीं होगा तब तक हम कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ा सकते। ये सब चीजें यहाँ पर चलती रहती हैं। तो मैं समझती हूँ
कि दोनों कंट्रीज को आगे आना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात हुई थी कि जब जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आए थे, उन्होंने ओथ लिया था, तो उसके बाद आपकी तरफ से इंडिया के पीएम मोदी ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था और उस पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनका बड़े पॉजिटिव वे में शुक्रिया अदा किया था। अच्छा, उसके बाद भी पीएम की तरफ से कुछ ऐसी अच्छी स्टेटमेंट्स आती रही, लेकिन फिर हमने एक मर्तबा फिर देखा कि जो एक ऐसी बयानबाजी शुरू हुई है कि फिर दोनों तरफ फिर नफरतें। तो ये जो सिलसिला है ये कब रुकेगा? ये उस वक्त रुकेगा कि जब हमारे जो पॉलिसी साज हैं, जो हमारी अथॉरिटीज हैं, जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, जब उनको ये समझ आ जाएगी कि आप अपने नेबर्स के साथ कब तक ताल्लुकात खराब रखेंगे। नेबर्स बदले नहीं जा सकते और रिलेशंस को अच्छे बनाना ही पड़ता है। आपके इमरान खान साहब पूर्व प्रधानमंत्री भारत के विदेश नीति की तारीफ करते रहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते रहते हैं, तो इन सब का बैकग्राउंड आप क्या देखती हैं? अगर भारत के बारे में वहाँ पर कुछ अच्छी सोच रहती है तो उसके अगेंस्ट भी बोलने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं और कहीं ना कहीं इसमें जो पब्लिक का सेंटिमेंट है उसको भी इनकैश करते रहने की कोशिश भी देखी जाती है। जी, इमरान खान ने तो अपनी मर्जी से जब उनको जरूरत पड़ी है, तो जब रिक्वायरमेंट हुई है, उन्होंने पीएम मोदी की बहुत तारीफ की और जब उनको जरूरत नहीं, जब उनको इस चीज की जरूरत पड़ी कि वो तनकीद करें, क्रिटिसाइज करें उनको, तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया। अब ये इसको बोलते हैं इंडियन कार्ड। यहाँ पर रिलीजन कार्ड और इंडियन कार्ड बड़े ही धड़ल्ले से चलता है, बहुत जबरदस्त तरीके से, और खासतौर पर आपको पता है जब दोनों कंट्रीज में इलेक्शन हो तो तब तो इसकी भरमार होती है। यानी ये कि तब तो आप कहते हैं कि बस इलेक्शन जीतने के लिए किसी के खिलाफ कुछ भी बोलना पड़े तो आप बोलें। तो फिर इस तरह की दोनों तरफ से जो बयानबाजी है वो हमें नजर आती है। इमरान खान ने भी ऐसे ही किया, बल्कि उन्होंने कई मरतबा ऐसा किया कि बड़ी तारीफ की इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, उन्होंने बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि जैसी उनकी फॉरेन पॉलिसी होती है हमारी वैसे क्यों नहीं होती, अगर वो रशिया से तेल ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकता, मैं चला गया रशिया तो मेरे ऊपर इतना क्यों आया। वो ये नहीं जानते कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस को पाकिस्तान के रिलेशन से नहीं तोला जा सकता, ये हो नहीं सकता। उनके डेकेड से बहुत पुराने रिलेशंस हैं, हमारे अभी तो हमारी तो आप समझ लें कि ऑपोजिट था, ठीक है जी, अफगान जिहाद के बाद से। लेकिन वो ये उन्होंने कहा, तो ये सब चलता है। और फिर उन्होंने ये किया कि जो उनके मुखालफीन थे उनको बाद में वो ये कहते रहे कि देखो ये इंडियन एजेंट है, देखो ये इंडिया की तारीफ करते हैं, जबकि खुद वो ऐसा करते रहे। तो एक दूसरे के खिलाफ ये कार्ड चलता रहे। एक मैं देखती हूँ आलिया जी, ये जब बाढ़ की इतनी बड़ी आपदा आई थी पाकिस्तान में, तब भारत में इस तरह के रिएक्शन और ख़ुद जो है जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का कैबिनेट है उसमें डिस्कस हुआ था कि एड दी जानी चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन वहाँ से इस तरह की स्टेटमेंट आ गई कि फिर ये चीज़ इनिशिएट नहीं हो सका भारत की तरफ से। तो जो मदद पड़ोसी देश होने के नाते मानवीय आधार पर भारत की तरफ से देने की ऐसे इंडिकेशन, संकेत भी दिए जाते, तो पाकिस्तान इसको नकारता नज़र आता है। क्या समझती हैं आप इसके पीछे? जी ऐसे ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं ये समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब उन्होंने, चले ठीक है, अगर आपको ये बुरा लग रहा था कि हम खुद से कहें कि जी हमारी मदद करें, आपने नहीं कहा, ओके, वेल एंड गुड, लेकिन अगर उनकी तरफ से कुछ ऐसा कहा जाता है तो फिर तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जब आप ऐसा नहीं करते तो इससे ही पता चलता है कि आप अपने रिलेशंस अच्छे नहीं बनाना चाहते, क्योंकि अगर आप इमदाद को ठुकरा देंगे, अब देखिए टर्की और इंडिया के रिलेशंस भी कोई अच्छे तो नहीं रहे, लेकिन फिर भी जब टर्की में ये ज़लज़ला आया तो वहां से कितनी उनकी मदद की गई, कितना सामान वहां पर भेजा गया। अच्छा, ये हम देखते हैं अफगानिस्तान के भी, जब तालिबान हुकूमत से भी उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, बल्कि जब तालिबान नहीं थे उससे पहले अफगान हुकूमत थी, उस वक्त तो खैर इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस थे अफगानिस्तान के साथ, उन्होंने वहां पर बहुत कंस्ट्रक्शन करवाई, सब कुछ करवाया। बल्कि जब अब तालिबान हुकूमत आई तो पहले तो वहां से चले गए, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने ताल्लुकात कायम कर लिए, रिलेशंस बना लिए, क्योंकि वो ये जानते हैं, आप ये जानते हैं कि रिलेशंस बेहतर किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अगर अपना काम निकालना है तो बातचीत से निकलेगा। तो देखिए ना, अब आप ये देखें कि प्रॉब्लम ये है कि हम तालिबान के साथ, दहशतगर्दों के साथ डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने हमसाई इंडिया के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इसमें तो फिर ये तो फिर अथॉरिटीज को देखना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा, और यही वजह है कि इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि इस रीजन के पीस के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये दोनों कंट्रीज मिलकर एक दूसरे के साथ चले।
आलिया जी, जैसी इन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स रही है, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स ही है और करप्शन ही है जिसने पाकिस्तान को इस मुकाम तक पहुंचाया है। अगर मैं फाइनेंशियल जो डिस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है, बिल्कुल आर्थिक जो स्थिति है वहाँ की बदहाल हो गई है, इसके लिए राजनीति कहीं ना कहीं कसूरवार लगती है। लेकिन इस राजनीति में बदलाव क्यों नहीं आ पा रहे? क्या जनता की तरफ से इस तरह के कोई मैसेज नहीं गए, या फिर वहाँ की जो पब्लिक है वो बिल्कुल लाचार हालात में है? देखिए, इसमें यह है कि वो तो पब्लिक तो लाचार इसलिए नहीं है कि बहुत ज्यादा एक बैकलैश है गवर्नमेंट के ऊपर, और इस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, खास तौर पर इमरान खान क्योंकि अब सियासत में है। तो इमरान खान का तो पता है कि उनके सपोर्टर तो गवर्नमेंट के बहुत बड़े क्रिटिक हैं, और प्रॉब्लम ये है कि ये हुकूमत को आए हुए तो अभी कुछ दिन हुए हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये जो हो रहा है, क्या ये हमारे चंद महीनों के अंदर ऐसा होगा? क्योंकि ये जो IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ था वो इमरान खान ने किया था इन कंडीशंस के साथ। तो 2014 की मेरा ख्याल बात है कि डॉन की खबर है जिसमें ये पब्लिश हुआ था कि नवाज शरीफ की उस वक्त हुकूमत ही कहा गया था कि बस अब ये आखिरी IMF के पास हम जा रहे हैं, इसके बाद हम खत्म करें IMF के साथ। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि फिर अब यहाँ तक जब हम पहुंचे हैं तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि दिवालिया होने पे आ जाए। तो जो गवर्नमेंट है उसका सारा वो इसको कहती है कि ये इमरान खान का किया जा रहा है, और इमरान खान ये कहते हैं कि ये जो उनकी ऑपोजिशन है उनको मुरीद इल्जाम ठहराते हैं कि ये इनकी वजह से इतने से दिन में आए और इन्होंने क्या कर डाला, इकोनॉमी को कहां पर लेकर गए। जो अवाम है वो तो जाहिर है पिसती है इसके अंदर। अब देखिए ना, इसमें क्या होता है कि यही हो सकता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो, तो इमरान खान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें जो अवाम शामिल है वो गवर्नमेंट के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी, वो भी हो रहा है। तो ये चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है। जैसे मैं भारत में देखती हूँ कि जैसे करप्शन का अगर मुद्दा बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है तो यहाँ पर लोग, जो यूथ है वो सड़क पर आ जाती है, इस तरह की सिविल सोसाइटीज़ होती हैं जो सड़क पर आ जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि होना चाहिए, लेकिन आवाम जो वहाँ की है वो प्रोटेस्ट करती हुई कम नज़र आता है। अगर मैं बलूचिस्तान और बाकी जो वहाँ पर इलाके हैं, मेन जो पॉलिटिक्स के इलाके हैं उनकी बजाय, तो आम जनता का प्रोटेस्ट नज़र नहीं आता। आलिया, क्या ऐसा आता है वहाँ पर नजर जो कि हम तक नहीं पहुंच पाती ये खबरें? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और वो ये है कि आपकी जो सियासत है उसमें सिर्फ सियासी पार्टियों का अमल दखल है। हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें दो फरीक नहीं है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन, नहीं, उसमें 3 पार्टनर्स या 3 स्टेक होल्डर्स हैं। अब देखें, जैसे आप जानते हैं कि इमरान खान ने जो ये कैंपेन चलाई उसमें जिस हद तक वो आगे गए, तो उनके जिन लोगों ने बहुत ज्यादा तनकीद की, क्रिटिसाइज किया, जिसमें कि उन्होंने इदारों को भी, फौज से लेकर और जर्नैलों तक सबको क्रिटिसाइज किया, तो उसके बाद उनको पकड़ा गया और फिर उनके ऊपर जो तशद्दुद किया गया वो सारी वीडियोस वायरल होती रही, और इमरान खान की तरफ से ये एक नैरेटिव सामने आया कि मेरे लोगों को के साथ ये किया गया, उनको पकड़ पकड़ के बंद किया जा रहा है, उनके ऊपर ये किया जा रहा है। तो आप पॉलिटिकल पार्टी से तो ले सकते हैं झगड़ा मोल, लेकिन आप स्टेट से नहीं ले सकते, आप रियासत से, क्योंकि अवाम को भी पता है कि क्या करेंगे। यानी देखे ना, एक तो उनके पास वैसे बड़े कि वो सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं और अपना खर्चा पूरा करते हैं, दूसरी तरफ क्या वो जेल जाने चले जाएं तो फिर वो उनके बच्चे कौन पालेगा। पाकिस्तान के इस हालात को, आम लोगों के जो हालात हैं इनको भी मैं और समझूंगी थोड़ी और बारीकी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है आलिया, तो रुकना पड़ रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आलिया से समझेंगे कि पाकिस्तान में जो गरीबी है, जो महंगाई है, वो आखिर किस खौफनाक स्तर पर पहुंच गई है। जानेंगे आलिया से। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ, और हमारे साथ बनी हुई है पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार और राइटर आलिया शाह। आलिया, बहुत बहुत फिर से स्वागत आपका चर्चा द ट्रूथ में। आज हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि पाकिस्तान में महंगाई जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। 20 किलो आटे की कीमत लगभग 2500 या इससे ऊपर बताई जा रही है। बलूचिस्तान की ये खबर जो है मेरे सामने आई थी। तो मैं जानना चाहूँगी कि जो आम लोग हैं वहाँ पर, वो महंगाई से किस कदर जो है जूझ रहे हैं, और क्या जैसा कि IMF की तरफ से भी कहा गया है कि आप गरीबों को सब्सिडी दें, तो इस तरफ से कोई बातचीत भी चल रही है सरकार में? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई है, आवाम के लिए बहुत एक बर्डन है, और जितना भी आप जानती हैं कि IMF ने कंडीशंस कही थी उसमें से ज्यादातर कंडीशंस जो है वो आवाम पर ही आई हैं। क्योंकि जब आप GST कहते हैं कि जनाब GST पहले 18% किया गया, फिर उसके बाद अब 25%,
कर दिया गया कि 25%। अब आप सोच सकते हैं कि जब आप ये करते हैं तो आप हर चीज पर आप पहले ही टैक्स दे रहे होते हैं, लोग, आम लोग, और उसके बाद आप फिर उसके बाद भी उसको इंक्रीज कर दिया गया। इसके अलावा भी जितने टैक्सेस लग रहे हैं वो सब के सब बर्डन आवाम पर आता है। ये बात तो बिल्कुल सही अपनी जगह पर। हाँ, यहाँ से कहा गया, एक बड़ी अच्छी बात ये हुई कि IMF ने ये कहा जो कि हमें करना चाहिए और हमें कहना चाहिए कि आप जो ये कुर्बानी का बकरा है वो इनको बनाए ना एलीट क्लास, तो उनको सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? खत्म करें सब्सिडी रिच जो क्लास है उसके लिए। तो फिर ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो वॉलंटरली अपनी 1 महीने की 1 मंथ 2 मंथ नहीं, वो वॉलंटरली सैलरी नहीं लेंगे। फिर और जी कि ये जो लोग हैं इनमें से सैलरी कट की जाएगी, ये कम कर दिया। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये भी सफिशिएंट जो स्टेप्स लेने चाहिए थे वो नहीं है, जो मैंने उनको टैग भी किया, कहा भी। ने कहा कि वॉलंटरली क्यों? वॉलंटरली का मतलब ये है कि वो 2-3 महीने के बाद दोबारा तनख्वाह लेना शुरू कर देंगे, पता थोड़ी चलेगा फिर। तो आप लॉ क्यों नहीं बनाते? आप कहेंगे मैंने ये होगा, ये रिटन शेप में लाए ना, ब्लैक एंड व्हाइट, ताकि सबको पता हो। कट करें तनख्वाह इनकी 50% सबकी। तो ऐसा नहीं किया गया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अवाम एक पिसती है और उसी को कुचला जाता है। जो यहाँ पे एलीट क्लास है उसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जी आलिया, मैं ये समझना चाहूँगी कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं उशना शाह, जिन्होंने इंडियन स्टाइल का वेडिंग लहंगा पहना, तो उन्हें इतना ट्रोल किया गया कि उन्हें अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही सस्पेंड करना पड़ा। तो ये ट्रोल करने वाले क्या वहाँ की आवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं, या फिर बहुत चंद लोग हैं जो इस तरह के हेटर को जो बढ़ावा देते हैं? अच्छा नेहा, इसमें मैं ये देख रही थी कि मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बात पर, क्योंकि यहाँ की शादियों में तो साड़ियां भी पहनी जाती हैं। यहाँ पर तो ऐसे लहंगे बहुत चलते हैं, यानी यहाँ पे जो शादियां होती हैं, बल्कि यहाँ तक होता है कि यहाँ पे कुछ मार्केट्स ऐसी हैं कि जहां पर इंडियन मिलता है जेवर, यानी ज्वेलरी, इंडियन ज्वेलरी है, तो शादियों के मौके पर वहां पे जा जाके सब लेकर आते हैं। बल्कि कुछ खास नाम है इंडियन ज्वेलरी के, और इस तरह से वो फिर जो काम करवाया जाता है बड़े फख्र से बताया जाता है ये इंडियन काम है इसके ऊपर। तो ये तो यहाँ पर एक बड़ा कॉमन फैक्टर है। मैं इसलिए है, अच्छा अब हो सकता है कि किसी ने उनके ऊपर ऐसा लिखा हो या कुछ ऐसा उनको ट्रोल किया गया है, वो तो है कि ये सब हुआ है, मैंने भी खबर देखी। लेकिन वो जो मैंने फिर देखा कि उन्होंने कैसा लहंगा पहना, तो उन्होंने जो लहंगा पहना है वैसे लहंगे तो आम शादियों में पहने जाते हैं, यानी दुल्हनें पहनती हैं। हाँ, ऐसा बहुत कम होता है कि साड़ी नहीं पहनी जाती, दुल्हन वैसे पहनते हैं। तो लेकिन ये जो बात आप कर रही है ना, ये बात है, यानी ये इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं कि अगर मैं साड़ी पहन लूं तो बहुत से लोगों की नजर में मैं भी इंडियन एजेंट बन जाऊंगी। तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये वाला जो है ना, देखिए कल्चर तो एक ही है ना, और जो लिबास है वो भी एक है। तो यहाँ पे तो बहुत चलता है ऐसा, बल्कि शादियों में तो सब बड़े शौक से इंडियन लहंगा होना चाहिए, वहां का एक खास, मुझे नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, ये वाला होना चाहिए, ये होना चाहिए, सब चलता है। आलिया, जब विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं और या फिर पाकिस्तानी हैं, उनमें भी देखा जाता है कि कई बार मर्तबा क्योंकि कल्चर सेम है, बोली सेम है, तो प्यार ज़्यादा दिखता है। तो आपको लगता है कि यहाँ पर भारत में रहने वाले और पाकिस्तान में रहने वाली जो आवाम है उनको नफ़रत करना है एक दूसरे से, ये सिखाया जाता है, लेकिन यही लोग जब बाहर जाते हैं तो उनको पता होता है कि अपना कौन है? जी ऐसा ही है। बस अपने मुल्कों में आप जो भी सिखा लें, जब बाहर निकलते हैं एक्सपोजर होता है तो उनको पता चलता है कि कैसे उनको बेवकूफ बनाया गया, तो फिर वो सीधे हो जाते हैं और वो जो सही समझते हैं वो करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये सब बहुत है, यहाँ पर ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं। जैसे मैंने अभी कहा ना कि आप साड़ी पहनेंगे तो आपके ज़हनों में, पढ़े लिखे जो लोग हैं उनके ज़हनों में भी ऐसा आ जाएगा। हालांकि पहनी जाती है, ये चलता है। लेकिन आप देखिए ना, हमने अपने टेलीविजन पर इंडियन टीवी चैनल्स बैन कर दिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर पहले जो लोग बड़े आसानी से, पहले तो जो आपके आते थे सोप ड्रामास, वो बड़े यहाँ पर टेलीविजन पे इतने फेमस थे कि भाई जिस तरीके से वहां पर एक रिलीजियस वे में देखे जाते हैं ना, सास भी कभी बहू थी और ये वाले जो बड़े मशहूर हुए, वो यहाँ पर बड़े शौक से देखे जाते थे। टाइम होता था सारी फैमिलीज, लेकिन वो सब बंद हो गए। तो अब फिर दोनों तरफ जो है वो कोई इंटरेक्शन का जरिया भी नहीं रहा, यानी ये कि चलें जो एक दूसरे के, फिर वो कहा गया ये तो दूसरे का कल्चर हावी हो रहा है, हालांकि कल्चर यही है। यहाँ पे भी सास बहू के झगड़े होते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सास और बहू के झगड़े ना हो,
लेकिन फिर भी हमारे जो जहनों में कुछ वो, क्या मैं वो नाम नहीं लेती, क्या भरा हुआ है कि जिसकी बिना पर हम इस तरह के स्टेप्स लेते हैं। आई हैव नो आइडिया। मैं समझती हूँ कि पॉलिसीज बनाने वालों को और इस तरह की जो है नैरेटिव क्रिएट करने वालों को अब ये सोचना चाहिए कि हम जिस इरा में रहते हैं वहां पर कोई भी कंट्री इधर या उधर नफरत पैदा करके लोगों के जहन में ये डालकर सिवाय तबाही के और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जब तक ठीक नहीं होंगे इस रीजन में पीस नहीं आ सकता। और जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि सच्चाई क्या है। बिल्कुल। आलिया, बात करने से ये लग रहा है कि अभी जो हम जिस माहौल में हैं, नाउ द वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज कहा जाता है सोशल मीडिया के आने के बाद से। ये इतना ताकतवर है कि भारत में कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान को पता है, और पाकिस्तान में कुछ हो रहा है तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया को पता है। ऐसे में भारत में भी इन दिनों जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है काफ़ी बातें की जाती हैं, और पॉलिटिक्स का एक हिस्सा भी इससे जो है फल फूल रहा है। तो इस तरह की खबरों का वहाँ पर क्या रिएक्शन आता है? जो आग या नफरत पहले से ही बनी हुई है उसको और ज़्यादा फ्यूल मिल जाता है? जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम जैसे कि कुछ थोड़े से लोग ऐसे हैं जो कि अपने अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, इसी तरीके से मैं समझती हूँ इंडिया में भी थोड़े से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन इस तरह की बात के जब यहाँ पर हम अगर कुछ लिख दें कि ये देखें अपने जो है क्या हुआ, तो साथ ही वो साथ टैग करते थे, ये देखें वहां पर भी क्या हुआ, ठीक है, ये देखिए वो हमारे बारे में क्या कह रहे हैं जी। आप ये बात कर रही हैं तो देखिए कि वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं। और आप ये लगी हुई हैं अमन और पीस की तरफ लगी हुई हैं, इंडिया तरक्की कर गया, ये हो गया, आप ये देखें कि वो हमारे साथ क्या कह रहे हैं। या कोई भी मतलब वहां पे अगर कोई ऐसी बात जो भी हुई होती है उसको फिर यहाँ पर, तो ये तो प्रॉब्लम है। यानी उस तरफ अगर ऐसी जो है वो कोई आग भड़केगी तो इस तरफ जो है उसकी बात होनी शुरू हो जाएगी फिर। अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि हम जो है ना उस तरफ कुछ ऐसा होगा वाकया तो वीडियोस यहाँ पे वायरल हो रही होंगी जहाँ पर कोई ऐसा वाकया होगा वीडियोस वहां पर वायरल हो रही होंगी। तो भाई आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि दोनों तरफ के लोग जो हैं वो माहौल को अपनी अपनी तरफ बनाने की, अच्छा बनाने की कोशिश करें। ऐसा है जी, बिल्कुल कोशिश तो होगी। और ये कोशिश अगर सांस्कृतिक मंचों पर हो, जैसा कि जावेद अख्तर साहब कर सकते हैं, और वैसे ही बहुत से कलाकार पाकिस्तान के कर सकते हैं। पाकिस्तान का एक गाना बहुत फेमस हुआ था, भारत में भी काफ़ी वीडियोस इसके देखे गए थे, लाखों की संख्या में पसंद किए गए थे। पसूरी एक गाना था, और तब ये लग रहा था कि बहुत टाइम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच किसी गाने पर लोग ठुमक रहे हैं। जी जी बिल्कुल। ये तो देखिए मैंने आपको कहा कि ये तो जो म्यूजिक है, जो आर्ट है, वो तो दोनों तरफ एक दूसरे का चलता है और बहुत बड़े शौक से सुना भी जाता है और उसके ऊपर जो है खूब फन भी किया जाता है। तो इस तरफ कोई गाना हो या उस तरफ हो, लोग जो हैं वो उसको सुनते हैं। फिर उस वक्त इसकी वजह ये है कि जो आर्ट और आर्टिस्ट है वो बियॉन्ड बॉर्डर्स है। वो ये नहीं होता कि किसी एक मुल्क के हों। आप यहाँ तक देखें कि जो BTS है, कोरियन बैंड, उसकी जुबान समझ में नहीं आती सबको, यानी हमारी तरफ। लेकिन हमारी जनरेशन, जो न्यू जनरेशन है, टीनेज जो है, वो सबके सब पागल है उनके पीछे। भारत में भी काफी फैन फॉलोइंग है जी। ऐसे ही है। हालांकि हमारा उनसे तो कोई है नहीं दूर दूर का, यानी कोई यानी कल्चर, कोई जुबान, किसी चीज का कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये है आर्ट और आर्टिस्ट की पावर, ताकत। उसको ये नहीं चाहिए, वो जो अगर उसने कोई एक क्रिएटिव पीस बनाया तो वो पूरी दुनिया में चलेगा, चाहे लोग उसकी जुबान समझने वाले ना हो, चाहे उनका उनसे कोई कुछ भी ना मिलता हो, फिर भी। तो ये समझने की जरूरत है हमें, और हमें इसको इसी तरीके से रखना चाहिए कि हम खैर हम जब अपनी, अब मैं अगर इसके ऊपर बात करूंगी तो आपकी तरफ से कहा जाएगा कि अपने मुल्क का हाथों देखने आर्ट और आर्टिस्ट में, तो ये बात ठीक होगी कि हमने तो अपने ही आर्टिस्टों को फ्लरिश नहीं कर पाए। यानी अब तो खैर थोड़ा बहुत फिल्में और वो बनती हैं, लेकिन बहुत पीछे हम इससे। जी। बिलावल भुट्टो के बारे में बात करना चाहूँगी आलिया। वो क्योंकि वो अब एक नई पीढ़ी है पाकिस्तान में राजनीति की, तो अगर नई पीढ़ी के नेता की तरफ से अगर कुछ कड़वे और बहुत ज़्यादा ही मीन वर्ड्स निकलते हैं, उन्होंने वहाँ न्यूयॉर्क जाकर भारत के प्रधानमंत्री को कसाई तक की संज्ञा दे दी थी, तो इस पे मैं समझूंगी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का इशारा किया जा रहा है आलिया, तो एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद फ़ौरन मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ, और आज हमारे साथ बनी हुई है आलिया शाह, पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट है। आलिया, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे ये समझने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान में जो राजनीति है उसकी नई पीढ़ी के नेता हैं बिलावल भुट्टो, और जब उनकी स्टेटमेंट इस तरह से एक कड़वी स्टेटमेंट मैं कहूँगी कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए अगर कसाई जैसे वर्ड का
इस्तेमाल किया जाए तो ये नागवार तो गुजरना ही था। आप किस तरह से देखती हैं उनके स्टेटमेंट को? देखिए, इस टॉपिक पर तो हमने बहुत से प्रोग्राम्स भी किए। अगर आप उठाकर देखिए यूट्यूब, तो उसके ऊपर जैसे ये आई थी उसके बाद काफी एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिए मैंने, फिर बात भी की। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि इस तरह की स्टेटमेंट्स अगर चलेंगी तो फिर तो ये तो जहर आलूद है, दोनों कंट्रीज के हालात को, ताल्लुकात को बहुत ही ज्यादा खराब करेंगी। गुजर ऑफ गुजरात वाली जो बात है उसमें बिलावल भुट्टो ने ये बात की और सबने ये कहा, यहाँ पर एक जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट है, उन्होंने ये कहा कि देखिए जो पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो का जिस पार्टी से ताल्लुक है वो एक प्रोग्रेसिव पार्टी कहलाई जाती है, कि जो जिंगोइस्टिक नहीं है, यानी कोई जंगजू किस्म के उनके नैरेटिव नहीं होता। तो उसके बावजूद अगर उन्हीं के लीडर की तरफ से, जो कि इस जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, नौजवान लीडर की तरफ से अगर ये बात की जाएगी तो उसको तो पसंद नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसमें सिर्फ यही नहीं है कि बात ये कि देखिए ये सब जानते हैं कि इलेक्शन की वजह से ऐसा होता है, ये भी सबको पता है। तो आप जो वक्ती फायदा ना वो करने के लिए हम अपने लॉन्ग टर्म में अपने रिलेशंस को खराब कर डालते हैं। अब इसके उसको हमने क्रिटिसाइज भी किया, हमने इसके ऊपर बड़ी बात भी की, और फिर उसके बाद भी इसके ऊपर बहुत कुछ होता रहा। अगर आपको याद हो, मतलब ये कि फिर इंडिया की तरफ से बड़ा बैकलैश है, बहुत ज्यादा इसको क्रिटिसाइज किया गया। बिल्कुल। तो इसको देखना चाहिए और मैं समझती हूँ कि ये इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। जी आलिया, मैं चीन के बारे में भी, चीन की जो भूमिका है एक सवालों के घेरे में दिखती है। पाकिस्तान की जो आर्थिक तबाही है, कहीं ना कहीं चीन के कर्जे को भी जोड़कर देखा जाता है कि क्या पाकिस्तान ये समझने में चूक गया कि चीन असल में उसका दोस्त नहीं है, बल्कि उसका फ़ायदा उठा रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है अपने पर्पज़, अपने मकसदों को पाने के लिए। देखिए, जो चाइना है अब जो कर्जा दे रहा है, जो पैसे दे रहा है, जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है जी, और बाकी कोई भी अगर आपकी मदद नहीं कर रहा, तो जो आपको कर्जा दे रहा है उसी को आप दोस्त समझेंगे ना। प्रॉब्लम है ना। यानी ये बात तो अपनी जगह पर देखें, एक तो ये कि जो सीपैक है वो उन्होंने यहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, अब वो कुछ थोड़े से नाराज भी हमसे, उसमें बहुत सारी बातें भी सामने आती, खबरें आती कि सही नहीं चल रहा, ये हो रहा वो हो रहा, उस पर उनको बड़ी नाराजगियां, ये सब चलता रहता है। तो इसी के साथ जब हम और कर्जा मांगते हैं तो उस वक्त के जब दूसरे कंट्रीज नहीं दे रहे होते तो उनकी तरफ से कर्जा दिया जाता है। वो कि उन्होंने अपना वही जो पैरामीटर्स थे वो चेंज नहीं किए, यानी वो पहले जो कर्जा पहले दिया होता है वो उसको वापस लेते हैं और फिर वो नया रोल ओवर करते हैं। तो पाकिस्तान की हालत को देखते हुए उन्होंने ये नहीं किया। हालांकि हमारी तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि जी, मेरा ख्याल है, हाँ, ये खबर आई थी कि रिक्वेस्ट की गई कि जी रोल ओवर के बजाय जो है वो दोबारा वैसे ही कर दें, तो लेकिन वापस किया तो फिर उन्होंने दिया। वो तो उनके जो है रेगुलेशंस वो दूसरों के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, वो वैसे ही रखते हैं। और फिर उनका एक सिस्टम जो है उसके बारे में ये बात की जाती है कि वो जब ये करते हैं तो अपना बहुत ज्यादा फायदा वो निकाल लेते हैं। तो ठीक है, जिस तरह के इस तरह की बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि वो तो कब्जा कर लेंगे, वो तो यहाँ पर जो है जो उन्होंने किया वो अपना पैसा देखिएगा किस तरीके से निकालते हैं जी, ये बातें सब अपनी और यहाँ तक खबरें आती है कि पाकिस्तान अपना जो एक पूरा का पूरा इलाका है वो चीन को दे देगा कर्ज से मुक्त अपने आप को आजाद कराने के लिए। तो इस तरह की खबरों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में इस तरह की बातें हो रही है पाकिस्तान में? देखिए, खबरें जो है वो तो चलती रहती हैं, लेकिन इसमें जो ग्राउंड लेवल पर क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, वो तो जाहिर है कि इससे मुख्तलिफ है। इसकी वजह यह है कि चाइना यहाँ से अपनी दोस्ती खत्म नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं है। चाइना के यहाँ पे जो स्टेक्स हैं वो उनको रखना चाहता है, लेकिन वो अपने जो उसके रूल्स हैं उन पे भी चलता है। पाकिस्तान के लिए, हाँ, मैं समझती हूँ कि चाइना के लिए तो फायदा है, लेकिन पाकिस्तान को तो ये देखना है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं आगे। और जैसा मैंने कहा कि अगर सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना या टर्की, यही कंट्रीज जो हैं वो आपकी हमेशा मदद करते हैं और पैसा देते हैं जी, तो कोई और नहीं कर रहा। सऊदी अरेबिया ने भी अब ये कह दिया कि आप खुद भी कुछ कर लें, तो फिर क्या करेंगे? आप ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। अगर आपके सामने ये हो भी ना, और आप समझ रहे हो कि कहीं मुस्तकबिल में जाके, फ्यूचर में कहीं ऐसा तो नहीं होगा भाई कि चाइना जो है वो कब्जा जमा लेगा, तो तब भी इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है जी, उसमें हम कैसे कर सकते हैं कि जो हमें पैसे दे रहे हैं हम कहें कि चलो तुम जाओ, भाड़ में जाओ। जी बिल्कुल।
अब मैं टेररिज्म को समझने की कोशिश करना चाहूँगी आलिया। टीटीपी का जो आतंक है वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा, और हाल के दिनों में मैंने देखा है कि इतने ज़्यादा अटैक हो रहे हैं और फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, आम लोगों में भी एक दहशत है। अभी एक गैंग रेप की जो वारदात वहाँ पर हुई है उसकी वजह से वुमेन सिक्योरिटी को लेकर भी काफ़ी वहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि एक स्ट्रेस देखा जा रहा है पूरी सोसाइटी में। तो टेररिज्म एंड सिक्योरिटी, इसको फ़िलहाल आप कैसे देख रही है पाकिस्तान में? जी देखिए, बिल्कुल आपने जो बात की टेररिज्म की, तो ये तो बहुत ज्यादा टीटीपी के हमले, यहाँ पर दहशतगर्दी बहुत ज्यादा बढ़ी है और उसको छुपाया तो जा नहीं सकता। शायद कोशिश हम कर लेते छुपाने की, लेकिन जब कोई धमाका होता है तो उसके ऊपर तो अब ये तो वो मीडिया को आप रोक नहीं सकते। टीटीपी ने जो हमले किए हैं, और खासतौर पर आपने ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि वो फोर्सेस को टारगेट कर रहे हैं और पुलिस वाले उसमें जो शहीद हो रहे हैं। अब आप ये देखिए कि अभी जो है वाकया जो हुआ है उसमें एक मरतबा फिर उन्होंने पुलिस वालों को ही किया है, जिसमें मैं देख रही थी कोई 10-15 से ज्यादा पुलिस वाले उसके अंदर जा वहां को हुए अपनी जाने। तो इसी तरीके से ये हमले बढ़ते चले जा रहे। अब ये तो हमें जिस वक्त तालिबान आए थे तो हमने बड़ी खुशियां मनाई थी और हम बहुत वार्म वेलकम उनको किया था। इसकी वजह ये थी कि हमारा सबसे बड़ा पर्पस उस वक्त यही था कि हम इनके साथ मिलके जो टीटीपी है उसको रोक पाएंगे, लेकिन वैसा नहीं हो सका। तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले भी एक डेलीगेशन जो हमारा गया, डीजी और डिफेंस मिनिस्टर समेत तस्वीरें आई, हमने उसके पे भी बात की। वो इसीलिए गए, कहा गया कि वहां पर जाके टीटीपी के ऊपर जो कंसर्न्स है वो उनको बताए गए कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है, आप क्यों नहीं रोक पा रहे। तो एक मरतबा पहले जब बात हुई थी, बल्कि स्टार्ट में जब आए थे तो उस वक्त तो उन्होंने ये कहा था, ज़बीउल्लाह जो है उन्होंने कहा हाँ ठीक है कोई मसला नहीं है। जबकि वो चाह रहे थे कि उस वक्त तो नए नए थे, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है कोई मसला ही नहीं है, हम रोकेंगे इनको, कोई आपकी सरजमीन पर हम वहां से हमले नहीं होने देंगे। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा वो बदल गए। तो तालिबान पे तो एतबार नहीं किया जा सकता। हम तो हमेशा से कहते हैं कि ना आप दहशतगर्दों के साथ कोई डिस्कस कर सकते हैं, यानी कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, और ना आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। वो तो आपको काटेंगे ही, और जो आपको दहशतगर्दी करेंगे, ये हमने देख लिया, ये सच साबित हुआ जो हम कह रहे थे। तो ये बात ठीक है कि ये इस तरह के हालात तो पाकिस्तान में, और यही इसी बिना पर पाकिस्तान और अमेरिका के बीच जो एक सिक्योरिटी डायलॉग या काउंटर टेररिज्म डायलॉग हुआ है, जिसमें अमेरिका से डेलीगेशन यहाँ पर आया और उसके ऊपर बात की गई टुडे, वो यही इसी बिना पर हुआ कि कैसे इस दहशतगर्दी को रोका जा सकता। एक वक्त था जब इमरान खान ने आरोप लगा दिए थे कि उनकी जो सरकार है उसको गिराने के पीछे अमेरिका का हाथ है, तो एक एंटी अमेरिका इमोशन को इनकैश करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिलहाल मैं देख रही हूँ जो हाल के वक्त पे पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधर रहे हैं। आप किस तरह से देख रही? एग्जैक्टली ऐसे ही, आपने बिल्कुल सही बात की। इमरान खान ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बहुत ज्यादा बिगाड़ा। उन्होंने उनका जो यू टर्न लेने का नैरेटिव चेंज होने का सिलसिला है वो चेंज होता चला जा रहा है। वो अमेरिका से स्टार्ट हुए थे कि अमेरिका ने उनका रिजीम चेंज किया, उनकी हुकूमत को किया, और फिर उन्होंने कंटेनर पे चढ़ चढ़ के एक सुपर पावर, एक ऐसा कंट्री के जो आपको कर्जे देता है, असलहा देता है, सब कुछ यानी अलाए हैं आप उसके, तो उनके खिलाफ जो उन्होंने कैंपेन चलाई वो तो बस फिर चल था मामला। फिर उससे हमारे रिलेशंस बहुत खराब हो गए थे अमेरिका के साथ, और उनको इस बात का भी ये दुख था कि जो बाइडन ने उनको कॉल नहीं की। बहुत मजाक भी उनका बनाया गया इसके ऊपर, लेकिन उनकी ये आदत है, वो इस तरह के स्टेप्स लेते हैं, वो एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाकर पेश करते हैं, फिर उसको वो यू टर्न ले लेते हैं, और उनके हर घंटे में यू टर्न आ सकता है। आप इसके ऊपर भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। तो ये है सिलसिला, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन अब उनके जाने के बाद ताल्लुकात काफी बेहतर हुए। जिस तरह मैंने आपको कहा, वहां से लोग आते भी हैं, यहाँ से जाते भी हैं, और काफी एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं। अब आखिरी बिल्कुल टाइम बहुत कम रह गया है, क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो आलिया, मैं समझना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, ऐसे क्या स्टेप पाकिस्तान की तरफ से उठाए जाने चाहिए या फिर भारत की तरफ से उठाने चाहिए ताकि दोनों देशों में जो है कड़वाहट कम हो जाए? जी, मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले ट्रेड स्टार्ट करनी चाहिए पाकिस्तान को, इंडिया को भी इसके ऊपर सेकंड करना चाहिए, और ट्रेड स्टार्ट, मैं तो कहती हूँ कि अगर पाकिस्तान अपनी तरफ से ये एक कहता है उनको, तो इसके ऊपर वो ना नहीं करेंगे। और इस ट्रेड स्टार्ट करने के अलावा जो आई टू आई एक कॉन्टेक्ट शुरू किया था मुशर्रफ ने, तो चले आई टू आई नहीं, लेकिन कम से कम उसका ये पर्पस ये था कि विजिट्स होने चाहिए एक दूसरे की तरफ। और सबसे बड़ी बात ये, एक पीस एग्रीमेंट होना चाहिए, जो कि जिस वक्त जनरल बाजवा थे उस वक्त मेरा ख्याल है कि ये बात की गई थी, और उसके बाद से एलओसी पर हमने देखा बड़ा अमन रहा, अभी तक कोई मसले मसाइल नहीं रहे। तो एक जरा लॉन्ग टर्म में पीस एग्रीमेंट दोनों कर लें, दोनों कंट्रीज, और ये कहें कि हमारी जो है वो ट्रेड भी जारी रहेगी, बंद नहीं किया जा सकेगा,
और ताल्लुकात भी सही रहेंगे और दोनों तरफ से कोई इस तरह की लड़ाई झगड़ा या कोई हमला करना या कोई ऐसी दहशतगर्दी नहीं होगी कि जिसके बाद ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। जी, लेकिन मैं इसमें ये जोड़ना सब होना चाहूँगी चाहिए सब आलिया steps। कि ये बेशक जो भी एफर्ट्स लगने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं चीन की जो मजबूरी है वो शायद आड़े आ सकती है। आप मानेंगी हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्योंकि समय समाप्त हो गया है। चाइना का अगर सवाल है तो फिर तो हमारे अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, फिर तो उनके साथ भी ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसमें चाइना नहीं, हमारी अपनी भी बहुत सारी कोताही है। हम कर सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन हम नहीं करते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आलिया, आपसे बातचीत करके बहुत सारी बारीकियां पाकिस्तान के बारे में समझने में आसानी हुई और उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको भी ये समझने में आसानी हुई होगी कि पाकिस्तान असल में क्या चाहता है। जो कड़वाहट है वो दोनों मुल्कों के बीच में नहीं होगी, तभी ये जो दक्षिण एशिया का इलाका है इसमें संपन्नता आएगी, शांति आएगी और खुशहाली होगी दोनों ही मुल्कों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आलिया हमसे जुड़ने के लिए। तो चर्चा द ट्रुथ के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते किसी और ख़ास मेहमान के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना फीडबैक देना हमें ना भूलें info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर।